जूनियर पवार ने जिस तरह से बगावत की है, अजीत पवार की तरफ से ये जो बड़ा झटका दिया गया है शरद पवार को, इसके बाद कई अहम सवाल हैं जिसके जवाब ढूंढने बाकी हैं। 2023 में 2019 वाला सीन कुल मिलाकर हमें नजर आ रहा है। 2019 महाराष्ट्र चुनाव के बाद पार्टी से अलग गए अजीत पवार और उस वक्त भी उनके फैसले ने सबको चौंका कर रख दिया था। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिला लिया था, महाविकास अघाड़ी के नाम से गठबंधन बनाया गया। अजीत पवार ने उस वक्त बीजेपी का साथ दिया और अजीत पवार के उस कदम ने उस वक्त भी एनसीपी में सबको चौंकाया। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। जिस तरह से रातों रात शपथ ग्रहण हुआ था उस पर भी कई सवाल उठे थे। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए थे और डिप्टी सीएम कौन? अजीत पवार बने थे। फडणवीस सरकार 72 घंटे से ज्यादा टिक नहीं सकी थी, इसलिए माना यह जा रहा है कि पुरानी जो गलतियां रही हैं इस बार बहुत तोल मोल कर और यह कदम उठाया गया अजीत पवार की तरफ से। बहुमत न होने की वजह से उस वक्त सरकार गिर गई थी और काफी फजीहत हुई थी कि यह क्या किया गया और क्यों किया गया। अजीत पवार के फैसले पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे, लेकिन इस बार काफी तोल मोल कर यह फैसला लिया गया है, ऐसा माना जा रहा है। अशोक वानखेड़े साहब, किस तरह से आप देखते हैं और अगर मिशन 2024 के मद्देनजर लोकसभा चुनावों से पहले यह कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है बीजेपी की नजर से अगर हम बात करें? नहीं, बीजेपी ने तो एक अच्छा गेम खेला है क्योंकि महाराष्ट्र में 48 सीटें आती हैं और जिस हिसाब से महाविकास आघाड़ी लगातार चुनाव जीत रही थी, बाई इलेक्शन से लेके मंडियों के चुनाव, कहीं ना कहीं इस आघाड़ी को बहुत आगे जाके मतलब सिंगल डिजिट पर बीजेपी आ जाए लोकसभा में, ऐसा डर था। ऐसे में इस महाविकास आघाड़ी का जो सूत्रधार था, जो बाइंडिंग फोर्स था, वो शरद पवार और एनसीपी थी। तो इस बार एनसीपी को ही उन्होंने तोड़ा और एनसीपी में जो वर्टिकल स्प्लिट हुई, यानी वर्चुअली जो 55 में से मुझे लगता है कि 50 में से करीब करीब 35 एमएलए तो अभी इसके पास है, अजीत पवार के पास, और बाकी एमएलए आगे पीछे ज्वाइन कर भी सकते, 40 तक आंकड़ा जा सकता है, ऐसा मुझे जो सूचना मिली है वो है। लेकिन जो अभी आप कह रहे थे कि पिछली बार का जो 80 घंटे की सरकार बनी और उसमें अजीत पवार का वो साहब, अभी अजीत पवार के तेवर आपने देखे, वो कह रहे हैं कि एनसीपी पार्टी हमारी, चुनाव चिन्ह हमारा, अगला चुनाव हम इसी चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। तो अब एनसीपी का भविष्य क्या नजर आता है आपको और शरद पवार का भविष्य क्या नजर आता है? मैं थोड़ा सा आपको रेक्टिफाई करने का प्रयास कर रहा हूँ, आप जरा सुन तो ले मेरी बात जी। आपने जो कहा कि पिछला रिवोल्ट अजीत पवार का फेल हुआ था, वो फेल नहीं हुआ। वो अभी हाल ही में पिछले 3-4 दिन से लगातार महाराष्ट्र में वक्तव्य चल रहे हैं जिसमें पूरी चीज देवेंद्र फडणवीस ने ओपन करके रख दी थी कि कैसे शरद पवार से मीटिंग हुई थी, कैसे मंत्रिमंडल तक तय हुआ था, मंत्रियों की बंटवारे तब तय हुए थे, और अजीत पवार का पिछली बार का रिवोल्ट ये शरद पवार के आशीर्वाद से था। बाद में शरद पवार ने कहा कि हाँ, हमने मीटिंगें की थी, हमने सब किया था, लेकिन मुझे बीजेपी को एक्सपोज करना था कि सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमने 11वें तौर पे विड्रॉ किया। ये शरद पवार का स्टेटमेंट था। लेकिन इस बार ऐसी बात नहीं हुई। इस बार मुझे लगता है बीजेपी ज्यादा कॉशियस थी, शरद पवार ने, अजीत पवार नहीं, क्योंकि पिछली बार भी अजीत पवार को पता था कि शरद पवार के कहने से जाना है और फिर वापस आना है, इसलिए वापस आके वो सम्मानजनक रूप से उप मुख्यमंत्री बने थे सरकार। नहीं तो अब एनसीपी का भविष्य क्या नजर आ रहा है आपको? क्या पूरी पार्टी अजीत पवार के पास जाती दिख रही है? अभी तो फिलहाल सारे एमएलए उनके पास है, 2 सांसद उनके पास है, कोल्हे है उनके पास, सुनील तटकरे है उनके पास। अब शरद जी के पास जो रुकते हैं 2 एमपीज हैं, इसमें एक श्रीनिवास पाटिल है, एक सुप्रिया सुळे है, उनकी खुद की बेटी। आज शरद पवार ने बड़ी क्लियर कैटेगरिकली कहा कि एनसीपी हमारे पास है और एनसीपी इस सरकार का साथ, मैं सरकार के साथ नहीं हूं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ गेम होगा, क्योंकि शरद पवार की क्रेडिबिलिटी राजकीय स्टेटमेंट में बहुत कमजोर है। अक्सर उन्होंने स्टेटमेंट दे के यू टर्न लिया है, हम देखते हैं, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल का वहां होना, छगन भुजबल का वहां होना और दिलीप वलसे पाटिल का वहां होना, ये ऐसा एक बड़ा गेम लगता है मुझे कि कहीं शरद पवार ने ही तो ये पार्टी उधर शिफ्ट नहीं की, क्योंकि उनको शायद बाकी चीजों का बर्डन हो गया था और लगातार उनके परिवार पे जो प्रेशर था एजेंसियों का वो बढ़ रहा था,
क्योंकि आज जो मंत्री बने हैं उनमें से एक आध मंत्री जो दिलीप वळसे पाटिल छोड़ के ऐसा एक भी मंत्री नहीं तो है आप क्या जिसपे ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो शरद पवार की रजामंदी से हुआ है? ऐसा भी हो सकता है, ये कह रहे हैं आप? ऐसा भी हो सकता है। आने वाले समय में फिर एक आध किताब लिखी जा सकती है जिसमें शरद पवार कहेंगे कि हाँ उस समय मैंने भी बात की थी और उस समय की डिमांड ये थी। राहुल देव जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों पर। राहुल देव जी, क्या ये भी मुमकिन है क्या? वैसे तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कहते ही हैं। समीर, आपकी अंतिम बात ही सच है। राजनीति में किसी भी संभावना को रूल आउट नहीं कर सकते हम। हाँ। अब देखिए, सब बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आज प्रफुल्ल पटेल लगातार उनके बिल्कुल बगल में बैठे रहे। वो कुछ कहते तो स्थिति कुछ साफ होती, लेकिन उनकी वहां उपस्थिति ने ही एक बयान तो दे दिया है, एक बात कह दी है। बिल्कुल। तो अगर प्रफुल्ल पटेल, जिनको अभी कुछ दिन पहले ही शरद पवार ने अपनी सुप्रिया सुले के साथ पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया था, अगर वो वहां पे वो भी चले गए हैं इस गुट के साथ, तो फिर पार्टी में बचा कौन? शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया। तो और दूसरी बात ये कि शरद पवार पहले ही एक बार राजनीति से कुछ दिन पहले वो संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। फिर बहुत दबाव में उन्होंने उसको वापस ले लिया। तो वो अब सक्रिय राजनीति कितनी कर पाएंगे, इसमें एक बार और बेटी के अलावा जिसे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया वो आज अजीत पवार के बगल में बैठा जा रहा है कि जो अजीत पवार ने किया वो नया नहीं है, वो 23 नवंबर 2021 को पहले हुआ है। तो ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि उन्होंने कई मंचों से अपनी नाराजगी व्यक्त की है। लेकिन जो प्रफुल्ल पटेल ने किया वो ज्यादा हैरान करता है, और मुझे लगता है वो ज्यादा कहीं ना कहीं हर्ट भी किया होगा शरद पवार को। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी बात कह देंगे, लेकिन जो चूंकि विपक्षी एकता का जो मंच था पटना में सजा, वहां पर प्रफुल्ल पटेल की मौजूदगी थी और आज यहाँ पर इनके साथ नजर आए। नहीं, ये बहुत बड़ा एक रहस्य है, और मुझे आश्चर्य है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने एक शब्द नहीं कहा। तो ये उनको कहना चाहिए था, या अब वो अपने से अलग से बात स्पष्ट करें। और बहुत जरूरी है कि अब शरद पवार और सुप्रिया सुले दोनों अपनी स्थिति स्पष्ट करें, वरना पार्टी में भी भ्रम रहेगा और पूरी जनता में भ्रम रहेगा और हम लोगों में भी भ्रम रहेगा। सही बात है पंकज, इसे कैसे आप देखते हैं? जब बगावत कर ही दी, अजीत पवार के साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ ही गए, तो शर्मिंदगी किस बात की? देखिए, अभी जो अशोक वानखेड़े जी एक बात कह रहे थे ना, तो मुझे वो याद आ रहा था कि नागालैंड वाला जो फॉर्मूला है कि विधायक चले गए, बीजेपी वाली सरकार को समर्थन कर दिया, तो यहां भी ये हो सकता है। अजीत पवार कह रहे हैं पार्टी हमारी है, सिंबल हमारा है, सब कुछ हमारा है। शरद पवार, मैंने कहा ना, शरद पवार की बात का इंतजार करना चाहिए जो पुणे में है। अगर शरद पवार बाहर आकर कहते हैं कि ठीक है विधायकों ने फैसला ले लिया है, वो चले गए हैं सरकार में, हम अपना अलग, एनसीपी पार्टी हमारी है, और फिर बाद में सब कुछ सामान्य हो जाए, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। शरद पवार को समझना बड़ा नामुमकिन सा मामला है, इसीलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी खेल बाकी है। वानखेड़े साहब, खेल बाकी है। शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। शरद पवार ने प्रेस को एड्रेस किया पूना में, और ये कहा उन्होंने कि ये जो हुआ इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है।